हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए हम लोग एंग्लो मोमेंटम का टॉपिक करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रोलिंग पे सवाल किया था और रोलिंग पूरा हम लोगों ने समझ लिया था क्या रोलिंग होता है और कैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे होता है। ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग को एंग्लो मोमेंटम करना है। ये भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में देखो क्वेश्चन इससे हर साल मतलब आता ही है, चाहे वो IIT जेई हो या नीट हो या IIT जैम हो, ठीक है, सारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है और अच्छा टॉपिक है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से किया जाए। ठीक है, आज थोड़ा सा हम लोग देखें कैसे हम लोग एंग्लो मोमेंटम किसी भी रिजिड बॉडी का निकालते हैं। कोई भी रिजिड बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, उसका एंग्लो मोमेंटम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, क्या एक्सप्रेशन होता है, क्या तरीका होता है निकालने का, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस पर हम लोग सवाल भी किया जाएगा। ठीक है, तो बिफोर बिगनिंग द टॉपिक लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम विशाल देवर्सी and I have been teaching physics for last 20 years. ठीक है, and I have taught at various levels, graduation, post graduation, 10+ to IIT JEE NEET, at all the level, right, in this 20 years of my teaching experience. And you can download the app T with the Learning app to get regular updates, and you can also subscribe to my channel Trajectory Education, where I'm putting the videos every day almost, right? तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग एंग्लो मोमेंटम। ठीक है, देखिए पहले हम लोग एंग्लो मोमेंटम डिफाइन करेंगे सिंगल पार्टिकल के लिए। अगर सिस्टम ऑफ सिंगल पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल सिस्टम है एक पार्टिकुलर सिस्टम में, तो उसका किस तरह से एंग्लो मोमेंटम हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये हम लोग यूज किए थे, याद करो सेंट्रल फोर्स जब पढ़ रहे थे तो हम लोग एंग्लो मोमेंटम सिंगल पार्टिकल का डिफाइन किए थे। ठीक है, so if you have system of single particle, for a system of single particle, for a system of single particle, जो एंग्लो मोमेंटम डिफाइन करते हैं हम लोग, सपोज करो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है XYZ और एक सिंगल पार्टिकल का सिस्टम है। यह सिस्टम ऑफ सिंगल पार्टिकल जिसका पोजीशन जो है R वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। मान लो ये तुम्हारा पार्टिकल है, दिस इज योर पार्टिकल। ठीक है, वो पॉइंट हो गया। अब और सपोज करो इसका वेलोसिटी जो है v इज द वेलोसिटी। ठीक है, एंड योर पार्टिकल ऑफ मास m, देन we define angular momentum of the particle of mass m, और एंगुलर मोमेंटम या टॉर्क या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सब जो है, मतलब टॉर्क भी जब निकाल रहे थे तो अबाउट सर्टेन पॉइंट ही निकाल रहे थे। इस तरह से एंगुलर मोमेंटम भी अबाउट सर्टेन पॉइंट ही निकालेंगे आप। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m अबाउट, ये हमेशा एक पॉइंट के रेफरेंस में निकाला जाता है। अबाउट पॉइंट O इज गिवन बाय, हम लोग एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं, is given by R cross P, where R is the position vector of particle from point O। पॉइंट O से हम लोग विथ रेफरेंस टू पॉइंट O से हम लोग वेक्टर ड्रा करेंगे जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, वहां से एक R वेक्टर ड्रा करेंगे मास m तक, पार्टिकल ऑफ मास m तक पॉइंट O से। O इज द पॉइंट अबाउट विच वी वांट टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम, O इज द पॉइंट अबाउट विच वी वांट टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम। तो O पॉइंट से हम लोग मास m तक एक पोजीशन वेक्टर ड्रा करेंगे। ठीक है, वो हो जाएगा आपका R वेक्टर, एंड P इज लीनियर मोमेंटम, P जो है लीनियर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय R क्रॉस P।
एंगुलर मोमेंटम फॉर सिंगल पार्टिकल इज गिवन बाय r क्रॉस p। ठीक है, इसका अगर डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप? क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकालते हो? पहला वेक्टर और जो दूसरा वेक्टर, पहला वेक्टर यहाँ पर r है और दूसरा वेक्टर p है, तो r और p के टेल्स को ज्वाइन कर दोगे। r और p के टेल्स को ज्वाइन कर दो, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। ये आपका r वेक्टर हो जाएगा, पैरेलली शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब p वेक्टर क्या हो जाएगा? p वेक्टर v के डायरेक्शन में होगा। p वेक्टर जो है वो v के डायरेक्शन में होगा। p क्या है? p इज नथिंग बट r क्रॉस mv। p इज mv, राइट, मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन निकालना है तो दोनों वेक्टर्स के टेल्स को ज्वाइन कर दो। पहला काम ये करो, दोनों वेक्टर के टेल्स को ज्वाइन कर दो, वेक्टर को शिफ्ट करके इनके टेल्स को ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो आपका आर वेक्टर ये हो गया। अब पी वेक्टर का डायरेक्शन यही होगा जो वी वेक्टर का है, मास तो स्केलर है आपका। तो उसके बाद क्या करेंगे, आप राइट हैंड के फिंगर्स को, ये जो राइट हैंड है आपका है, इसके चारों फिंगर्स को पहले वेक्टर की तरफ पुट करो। ठीक है, और उसको फिर दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करो। थंब जो है आपको आर क्रॉस पी का डायरेक्शन देगा। थंब जो है आर क्रॉस पी का डायरेक्शन देगा। तो आर क्रॉस पी का डायरेक्शन हमेशा ही आर और पी को का जो प्लेन है, आर क्रॉस पी डायरेक्शन ऑफ एल विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी। जो प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी है उसके परपेंडिकुलर ही होगा, बट परपेंडिकुलर तो आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है। तो वो आपको यहां से निकलेगा, आर क्रॉस आर के तरफ फिंगर्स रखिए, पी की तरफ कर्ल कीजिए, थंब आपको डायरेक्शन दे देगा, लेकिन होगा हमेशा ही परपेंडिकुलर टू द plane containing position and velocity, and plane containing position and velocity is also called plane of motion। तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हमेशा ही प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होता है। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हमेशा ही प्लेन सॉरी जो प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे? आर क्रॉस पी है तो एल का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू आरपी साइन थीटा। ठीक है, आरपी साइन थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल कैसे निकालते हैं? आप दोनों वेक्टर के या तो टेल्स ज्वाइन कर दो या उनके हेड्स ज्वाइन कर दो, फिर जो एंगल उनके बीच में आएगा वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। तो ये थीटा एंगल ये है, उनके टेल्स ज्वाइन कर देंगे, फिर जो एंगल आएगा वो आपको एंगल बिटवीन आर एंड पी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, आप एक काम करो, जो वेलोसिटी है या जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, जो वेलोसिटी है उसका लाइन को एक्सटेंड करो। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इस वेलोसिटी के लाइन को एक्सटेंड करिए। ठीक, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करो, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करो। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका राइट एंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो आर, ये आर का जो इस वेक्टर है उसका लेंथ क्या होगा? आर होगा। तो आर साइन थीटा क्या हो जाएगा? आर साइन, इस ट्रायंगल में आर साइन थीटा इज गोइंग टू बी दिस एल। L is what? L is the length of perpendicular from the point O। O पॉइंट क्या है? O वो पॉइंट है जिसके ऊपर एंगुलर मोमेंटम हम लोग निकाल रहे हैं। So L is the length of perpendicular from point O to the line of linear momentum। जो व्हाइट लाइन है that is the line of linear momentum। लाइन containing linear momentum is called line of linear momentum। तो L क्या है? L is the length of perpendicular from point O to the line of linear momentum। ठीक है, तो आपका ये लिखा जाएगा क्या? P इंटू R sin theta is nothing but L। R sin theta is nothing but L। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट O टू द लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट O टू द लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं।
सिंपली लीनियर मोमेंटम mv हो गया और उसमें ये l से गुना कर देंगे, l इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट o टू द लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऐसे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया सिंगल पार्टिकल का, सिंगल पार्टिकल सिस्टम का। अब मान लो मल्टी पार्टिकल सिस्टम हो, ठीक है, एक रिजिड बॉडी सिस्टम है, मतलब सिस्टम ऑफ मेनी पार्टिकल्स है, सिस्टम ऑफ मेनी पार्टिकल्स है, ठीक है। तो उसका देख लेते हैं एक बार उसका भी देख लेते हैं कैसे निकलेगा, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट, लेट्स फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम for a system of n particles. Let's consider a system of n particles. ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो। We are finding basically, heading लिख देते हैं, angular momentum for a system of n particles, many particles, ठीक है, system of many particles. Let's find out angular momentum for the system of many particles. तो let's consider a system of n particles of masses m1, m2, mn, right, and whose position with reference to O. O is the point about which angular momentum is to be found, are given by those positions with reference to O. O is the point about which angular momentum is to be found, are given by R1, R2, Rn respectively. मतलब सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स है, मासेस उनके m1, m2, m3, mi, mn है, ठीक है, और उनके पोजीशंस जो हैं दे आर गिवन बाय r1, r2, r3, ri, rn वेक्टर्स, r1, r2, r3, ri, rn वेक्टर्स, ठीक है। लेट्स ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम x, y, z। ये मान लो तुम्हारा m1 है, ये मान लो m2 है, ये m3 है, ये mi है, ये mn है सपोज करो, ठीक है। अब मान लो ये आपका r1 वेक्टर है, ये पॉइंट O है सपोज करो, ये आपका ri वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है, ये rn वेक्टर है, r3 वेक्टर है, ठीक। अब मान लो हम लोग पॉइंट, अच्छा वेलोसिटीज मान लो, लेट द वेलोसिटीज बी are given by v1, v2, vi and vn respectively, right, v1, v2, v3, vi respectively, ठीक। अब इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना हम लोग को, अभी जो n पार्टिकल का सिस्टम है इसका हम लोग को एंगुलर मोमेंटम निकालना है पॉइंट O के अबाउट, ठीक है। तो ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल, li will be simply ri cross
Pi, and Pi is nothing but mi vi, ठीक। तो ये तो ith पार्टिकल का हो गया। तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसका समेशन हो जाएगा L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर Ln वेक्टर, ऐसे सम कर देंगे हम लोग वेक्टोरियली इसको, तो हम लोग का आ जाएगा वो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो फॉर द होल सिस्टम एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, फॉर द होल सिस्टम angular momentum is given by L equals to sigma Li, ठीक है, and sigma Li is nothing but sigma Ri mi into Vi, ऐसे हम लोग लिख देंगे, ऐसे हम लोग लिख लेंगे ना, ठीक। अब थोड़ा सा इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग मतलब ऐसे, मतलब ये फार्मूला तो सही है लेकिन मतलब यूज जब करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा एक दूसरे फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आप याद करो हमने आपको बताया था कि द जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी कैन बी सीन एज सुपरपोजिशन ऑफ pure translation of center of mass and pure rotation about an axis passing through center of mass. कोई भी rigid body का general motion जो है that is given by, that it can be seen as superposition of pure translation of center of mass and pure rotation about an axis passing through center of mass. तो ये पूरा अप्रोच, पूरे ये जो अप्रोच है पूरे चैप्टर में हम लोग अप्लाई करते हैं। मतलब इवन मान लो रिजिड बॉडी पे कोई ith पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना है, तो पहले उस पार्टिकल का वेलोसिटी निकालेंगे एज इफ द बॉडी इज अंडरगोइंग प्योर ट्रांसलेशन, ठीक है। उस केस में आपका वेलोसिटी VCM आता था। फिर उसी पार्टिकल का वेलोसिटी निकालेंगे एज इफ द पार्टिकल इज अंडरगोइंग प्योर रोटेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, उस केस में वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस RI आता था। यही अप्रोच हम लोग काइनेटिक एनर्जी में भी अप्लाई करते हैं। पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन निकालते हैं, हाफ mvCm², और फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोटेशन निकालते हैं, हाफ ICM इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट द एक्सिस पासिंग टू सेंटर ऑफ मास, हाफ ICM इनटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसे करके सम करते थे ना। कुछ ऐसा ही काम यहाँ भी करेंगे हम लोग, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट मी डू सम मैनिपुलेशन। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कैरी आउट करेंगे, ठीक है। जैसे अगर इस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का बात करें हम लोग, तो what would be RCM? RCM क्या होगा? What would be the RCM? RCM is given by mi Ri upon sigma mi, ठीक। VCM क्या होगा? VCM is simply going to be mi Vi upon sigma mi। अब एक काम करो, ठीक है, सपोज करो कि ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है, ये RCM हो गया। अब RI को क्या लिख सकते हो, ये मान लो सेंटर ऑफ मास है। अब RI को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, मतलब दिस इज RCM, ठीक है, एंड सपोज दिस वेक्टर इज RI डैश। RI डैश क्या है? इट्स अ वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ मास टू ith मास। Ri क्या है? इट्स अ वेक्टर फ्रॉम पॉइंट O टू द ith मास। O क्या है? O इज द पॉइंट अबाउट विच एंगुलर मोमेंटम इज टू बी फाउंड। Ri डैश क्या है? इट्स अ वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ मास टू द ith मास। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Ri कैन बी रिटन एज, Ri को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Ri इज सिंपली RCM Ri डैश, है कि नहीं। उसी तरह से हम लोग मान लो ये Vi वेक्टर है, Vi क्या है? Vi इज द वेलोसिटी ऑफ द ith मास, ठीक है। और सपोज को ये VCM है, तो ये वेलोसिटी को मान लो Vi डैश है, तो उस केस में हम लोग मतलब ith मास का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, उसको ऐसे लिख सकते हैं Vi कैन बी रिटन एज
VI को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, VI इज सिंपली VCM प्लस VI डैश। मतलब VI डैश जो हो जाएगा दैट विल बी वेलोसिटी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। VI dash will be the velocity in center of mass frame and RI dash will be the position in center of mass frame. RI dash क्या हो जाएगा, RI माइनस RCM। VI dash क्या हो जाएगा, VI माइनस VCM। तो CM फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में VI dash और RI dash हो जाएगा दैट विल बी वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द ith पार्टिकल इन CM फ्रेम। ठीक, इसको वैसे ही लिख लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख लो, MI RI को क्या लिखोगे, लेट्स राइट इट एज RCM प्लस RI डैश क्रॉस प्रोडक्ट VCM प्लस VI डैश। ऐसे हम लोग लिख लिया। ओके, अब देखो ये हो जाएगा MI, इसको क्रॉस प्रोडक्ट लो आप, RCM क्रॉस VCM प्लस RCM क्रॉस VI, और ये हो जाएगा RI डैश क्रॉस VCM और RI डैश प्लस VI डैश। ठीक, अब देखो जो RCM और VCM है वो ith या jth पार्टिकल में तो मतलब ये समेशन से इंडिपेंडेंट है ना। यहाँ समेशन I के I जो है आपका इंडेक्स ऑफ समेशन है, तो RCM और VCM तो हर पार्टिकल के लिए सेम है। RCM और VCM तो हर पार्टिकल के लिए सेम जो वैल्यू है RCM और VCM का, इट इज सेम फॉर एवरी पार्टिकल। तो ये समेशंस RCM और VCM जो है वो एक तरह से समेशन से बाहर आ जाएगा। सो दिस विल बी, बात समझ में आ रहा है आपको, RCM और VCM I और jth पार्टिकल के लिए सबके लिए सेम है। वो तो पूरे सिस्टम का होता है ना, पूरे सिस्टम के लिए होता है। तो आप जैसे n समेशन में जो n टर्म्स होंगे वो सारे n टर्म्स पे ये पाए जाएंगे। तो समेशन से हम लोग बाहर कर सकते हैं, समेशन I पे MI पे लगा लिया। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन यहाँ RCM जो है सारे पार्टिकल के लिए सेम रहेगा, तो ये समेशन से बाहर आ जाएगा। दिस विल बी MI VI डैश। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MI RI डैश क्रॉस, अच्छा ये क्रॉस है भाई, प्लस हो गया है, VCM प्लस MI RI क्रॉस S। ठीक, समझ में आ रहा है? ओके, अब इसको देखो, ये क्या बनेगा, व्हाट विल दिस टर्म, यहाँ क्या है, सेकेंड टर्म में समेशन MI VI डैश, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा, VI डैश क्या है, VI डैश इज नथिंग बट VI माइनस VCM, देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे देखो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा MI VI माइनस सिग्मा MI VCM। ठीक, अब VCM का वैल्यू क्या है, माइनस ये आपका हो जाएगा, अब VCM क्या था, है कि नहीं, तो ये आपका कट जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो ये जो टर्म होगा, ये टर्म हो जाएगा 0। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है
कि द मोमेंट ऑफ छोड़ो चाहे, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम का होगा वो जीरो होगा। जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो लीनियर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम इन सीएम फ्रेम इज गोइंग टू बी जीरो ऑफ कोर्स, ठीक है, बिकॉज पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है, this linear momentum of the whole system is nothing but total mass of system into VCM, यहां से आता है सिग्मा mi vi अपॉन सिग्मा mi इज इक्वल टू VCM। तो इसका मतलब ये होता है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ठीक, वो यहां से आता है, प्रूफ कर दिया हम लोग। अब ये देखा जाए, ये क्या है, दैट इज मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास भी हमेशा जीरो होता है। मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ मासेस इज ऑलवेज जीरो। हम लोग करके भी देख लेते हैं, ऐसे याद भी रखिए सब। आर आई डैश क्या है, आर आई डैश इज नथिंग बट आर आई माइनस आर सी एम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा एम आई आर आई माइनस ऐसे आ जाएगा। अच्छा सॉरी, माइनस आरसीएम का क्या डेफिनेशन है, ये कट जाएगा आपका और ये दोनों सेम टर्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लीनियर मोमेंट ऑफ द होल सिस्टम इज जीरो एंड मोमेंट ऑफ द मास अबाउट सेंटर ऑफ मास फॉर द होल सिस्टम इज आल्सो जीरो। तो ये टर्म भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये क्या बन जाएगा, ये क्या हो गया, ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम हो गया m, ठीक है, m RCM क्रॉस VCM, यहां पे टर्म क्या आ गया, MI RI सॉरी RI डैश प्लस सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट VI डैश, इसको हम लोग लिख सकते हैं RCM क्रॉस MVCM प्लस RI डैश MI VI डैश, ठीक है, ओके। इसको so finally what we have got for the system of n particles, for the system of n particles, the angular momentum is given by RCM cross MVCM plus RI dash ये। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हम जो एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम का है उसको दो टर्म के फॉर्म में देख रहे हैं, दो टर्म के समेशन के फॉर्म में देख रहे हैं। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेशन। मतलब हम लोग, आप याद करो, हम लोगों ने अप्रोच किया था हम लोग का, द जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी कैन बी सीन एज, द जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी कैन बी सीन एज pure translation of center of mass and pure rotation about an axis passing through center of mass। कोई भी सिस्टम दिया हुआ है उसका जो जनरल मोशन है उसको हम लोग देखते हैं प्योर ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड प्योर रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, ये एक्सिस है, प्योर रोटेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। कुछ ऐसा ही चीज यहां पे है। ये टर्म क्या है,
ये टर्म आरसीएम क्रॉस एमवीसीएम है। मतलब अगर ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा हो तो पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ट्रांसलेशन को हम लोग सेंटर ऑफ मास के से रिप्रेजेंट, सेंटर मतलब द ट्रांसलेशन ऑफ द होल सिस्टम ऑफ पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आरसीएम क्रॉस एमवीसीएम, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो होगा दैट विल बी गिवन बाय आरसीएम, दैट विल बी गिवन बाय आरसीएम। ठीक है, अच्छा दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म है आपका आर आई डैश वी आई डैश, क्या है, दे आर द पोजीशन एंड वेलोसिटी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये एक तरह से हो गया एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास जो एक्सिस पास कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम है। तो सेंटर ऑफ मास के हम लोग जो जनरल मोशन है उसको देख रहे हैं प्योर ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड प्योर रोटेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो ये जो आपका एंगुलर मोमेंटम है इट इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशन, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेशन। ये जो टर्म है आपका, जैसे कोई रिजिड बॉडी है, दिस इज यार रिजिड बॉडी, ठीक है, इज अंडरगोइंग ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग देम एज प्योर ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड प्योर रोटेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो अगर हम लोग, जैसे हम लोग केई का याद करो, केई हम लोग क्या निकाले थे, केई वाज व्हाट, प्योर केई ऑफ ट्रांसलेशन व्हिच वुड बी गिवन बाय हाफ एमवीसीएम स्क्वायर, और केई ऑफ रोटेशन क्या था, half ICM. ICM was the moment of inertia about an axis passing through center of mass into omega square. उसी तरीके से हम लोग एंगुलर मोमेंटम को भी लिख रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम जो है आपका, एंगुलर मोमेंटम L फॉर द होल सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये रिजिड बॉडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल ही है, इट इज गिवन बाय RCM क्रॉस MVCM। ये क्या है, ये आपका एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का मोशन बेसिकली सिस्टम का ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी जनरल बॉडी जनरल मोशन को हम लोग प्योर ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड प्योर रोटेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो टर्म आपका है, दिस इज बेसिकली एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास, और यू कैन से दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, अच्छा देन यू नीड टू राइट एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशन, प्योर रोटेशन। अब प्योर रोटेशन किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास के बाद प्योर रोटेशन का हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हम लोग उसका पोजीशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में क्या पोजीशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर है उसको यूज करके निकालोगे ना, ये आ जाएगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपका पोजीशन वेक्टर क्या है, इट इज RI क्रॉस MI VI, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे हम लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो टर्म आपका आएगा, दिस विल बी बेसिकली एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेशन। दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेशन एंड दिस इज angular momentum of pure rotation about an axis passing through center of mass। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब इसको थोड़ा और समझेंगे। ये तो समझ में आ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेशन है ये, ठीक है, बट ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा कि हाउ दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योर रोटेशन ऑफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। इसको हम कैसे ये चीज बोल रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योर रोटेशन ऑफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ये कैसे है, ये उतना क्लियर नहीं हो रहा है। इसको थोड़ा सा समझा जाए कि हाउ आई एम कॉलिंग, क्यों हम इसको हम लोग बोल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योर रोटेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। देखिए कैसे है, देखो लेट्स ड्रॉ
जैसे मान लो एक रिजिड बॉडी सिस्टम ले लें, या यहीं पे जो ले रखे हैं वो देखो, ठीक है। एक एक्सिस ड्रॉ किया जाए, ठीक है, यहाँ पे, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो था आपका, यही देख लो, ये हम लोग का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स था, ठीक है। अब दिस वाज योर M1, M2, M3, Mi, ठीक है, और Mn। अब ये Ri डैश Vi डैश क्या है? Ri डैश Vi डैश जो है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख दो, अगर मान लो कोई सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, दिस इज सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास सपोज करो, और एक एक्सिस है इससे पासिंग, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सिस है जो पास कर रहा है, ठीक है। एंड सपोज कि पूरा सिस्टम का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, इसको ऐसा करते हैं ना, सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा, बाकी इसमें भी देखो। और सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यहाँ ड्रॉ किया है हमने, ये आपका एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस, ठीक है। और इसके अबाउट ये ओमेगा जो है, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हो, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में यही टर्म जो है ये आ जाएगा, जैसे Ri डैश क्रॉस Mi Vi, इसको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में हम लोग लिख सकते हैं Ri डैश क्रॉस Vi डैश, और इनफैक्ट डैश हटा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये तो डमी वेरिएबल्स हो जाते हैं। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में हम लोग द समेशन विल रिप्लेस विथ इंटीग्रल Ri, चल रहा ना, तो Ri डैश एंड क्रॉस Vi डैश dm, पूरे मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ये हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब Vi डैश क्या है? Vi डैश क्या है? Vi डैश देखो क्या है, ये सेंटर ऑफ मास से पासिंग एक्सिस है, ये ओमेगा हो गया। तो किसी भी पार्टिकल का, कोई भी पार्टिकल आप डीएम ले रहे हो, कोई भी पार्टिकल डीएम लोगे तो सेंटर ऑफ मास का प्योर रोटेशन में क्या हो गया, डीएम एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा, जो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, Vi डैश क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस Ri डैश। देखो रिजिड बॉडी जब प्योर रोटेशन एग्जीक्यूट करता है, रिजिड बॉडी जब प्योर रोटेशन एग्जीक्यूट करता है तो एक एक पार्टिकल जो रिजिड बॉडी में है दैट इज एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन, एंड व्हेन यू हैव सर्कुलर मोशन जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगा दैट विल बी गिवन ओमेगा क्रॉस Ri। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये एक्सिस है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एंड Ri इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर, ये जो एक्सिस है उससे पोजीशन वेक्टर है। एक चीज समझो, ये आपका रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये एक्सिस है, तो ओमेगा का डायरेक्शन आइए मान लो आपका डीएम है, तो हम लोग कर सकते हैं ये एक्सिस के रेस्पेक्ट में, एक्सिस से हम लोग जब Ri वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, Ri वेक्टर और ओमेगा वेक्टर दे विल बी परपेंडिकुलर, Ri डैश और ओमेगा, ओमेगा तो आउटवर्ड होगा ना जी, आउटवर्ड या इनवर्ड, और Ri जो होगा उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब कोई भी सिस्टम पार्टिकल लें हम लोग या रिजिड बॉडी लें, ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस के अलोंग ओमेगा होगा या एक्सिस के अपोजिट ओमेगा होगा, तो आउटवर्ड या इनवर्ड होगा, और Ri तो हमेशा ही ओमेगा के परपेंडिकुलर रहेगा। जैसे ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, अब ओमेगा आपका आउटवर्ड होगा और Ri जो होगा मतलब परपेंडिकुलर टू ओमेगा हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू एक्सिस हो जाएगा। कभी भी आपसे
जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर स्क्वायर डीएम करते हो तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल आर आई डैश क्रॉस, ये लिखा जाएगा ओमेगा क्रॉस आर आई डैश इंटू डी एम, ठीक है। अब आप ध्यान दो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा, ए डॉट सी बी माइनस, तो ये लिखा जाएगा आपका आर आई डैश डॉट आर आई डैश, फॉर्मूला अप्लाई कर लो इसका, ओमेगा माइनस आर आई डैश डॉट ओमेगा आर आई डैश इंटू डीएम। अब आर आई डैश क्या है, आर आई डैश इज बेसिकली द वेक्टर फ्रॉम एक्सिस टू डीएम, ठीक है, और वो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इट्स अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक है। तो ओमेगा इज आइदर आउटवर्ड और इनवर्ड, वो एक्सिस के अलोंग है, तो ये आर आई डॉट ओमेगा आपका 0 हो जाएगा, तो ये टर्म क्या बन जाएगा आपका, ये टर्म हो जाएगा आपका, दिस इज गोइंग टू बी आर आई, और आर आई, अब तो आर आई वर्ड यूज करना सही नहीं रहेगा, आर डैश वी डैश यूज करो, क्योंकि आई तो वर्ड हम लोग यूज कर रहे थे मतलब आईएथ और जेथ मास में, यहाँ तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया है आपने, तो ये जो टर्म है ये ऐसे इसको हटा दो, ठीक है, ये अब नहीं लिखाएगा, क्योंकि अब आईएथ और जेथ पार्टी का तो समेशन, अगर समेशन रखते तो आई और जे यूज कर सकते थे, ठीक है, अभी तो डीएम का है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर आई स्क्वेयर ओमेगा dm, all this is nothing but r dash square dm omega, r dash क्या है, इट्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ dm फ्रॉम द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास, जो एक्सिस पास कर रहा सेंटर ऑफ मास के, उसके अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ रहे हैं आप, यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका टर्म हो जाएगा, अगर रिजिड बॉडी सिस्टम की बात करें, अब रिजिड बॉडी सिस्टम के में ये जो टर्म आ जाएगा, दिस टर्म विल बी सिंपली, ओहो, ये टर्म क्या आ जाएगा, दिस इज सिंपली आईसीएम प्लस इंटू ओमेगा, ठीक है। इसको फ्रेश थोड़ा लिख लेते हैं, अगर कोई रिजिड बॉडी है, पहली बात तो हम लोग रिजिड बॉडी का जो मोशन है, जनरल मोशन है, जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी कैन बी सीन एज प्योर ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड प्योर रोटेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, ये एक्सिस है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो उस केस में जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू आरसीएम क्रॉस एमवीसीएम, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ रिजिड बॉडी कैन बी सीन, कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ट्रांसलेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो पूरे बॉडी को हम लोग पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो ये आरसीएम क्रॉस एमवीसीएम का है, ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास है, और यू कैन से एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। और प्योर रोटेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू angular sorry the your moment of inertia about an axis passing through center of mass ICM अभी डिराइव किए थे इनटू ओमेगा, ठीक है। तो इसको लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेशन of center of mass, and this is
इस टर्म को हम लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल इट स्पिन एंगुलर मोमेंटम और इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके बारे में आपको जानना चाहिए वो ये है कि आप जब भी एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो किसी पॉइंट के अबाउट निकालोगे, पॉइंट ओ के अबाउट। तो ये जो टर्म है ये तो इस पॉइंट ओ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो आरसीएम है, आरसीएम इज नथिंग बट दिस वेक्टर। आरसीएम हमेशा जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है वहां से ड्रॉ होगा सेंटर ऑफ मास तक। बट ये टर्म जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ओ। मतलब अगर हम कहें एंगुलर मोमेंटम ओ के नहीं, ओ के अबाउट नहीं, मान लो ओ डैश के अबाउट निकालना है, तो सिर्फ ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। ये इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम इसलिए बोला जाता है, ये एक्सट्रिंसिक पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, ये बाहर के किसी पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। तो ये पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू आर फाइंडिंग एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, तो ओ पॉइंट पे सिर्फ ये डिपेंड करता है, ओ पॉइंट बदलेगा तो ये बदल जाएगा, ये नहीं बदलेगा। ये इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम इसलिए बोलते हैं हम लोग इसको, या स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। इंट्रिंसिक वर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है ये फैक्टर। ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशन। ठीक है, आपको एक एग्जांपल देते हैं। सपोज करो कोई स्फीयर, यू हैव द स्फीयर, लेट्स ड्रॉ स्फीयर। और स्फीयर मान लो रोल कर रहा है, एक एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ये स्फीयर है, ये रोलिंग स्फीयर सपोज को, ये वीसीएम है और ओमेगा जो है वीसीएम आई आर है। अब मान लो आपको कहा है कि इस ओ पॉइंट के अबाउट तुम निकालो, ये मान लो ए रेडियस है। अब ओ पॉइंट के अबाउट तुम इसका एंगुलर मोमेंटम निकालो। तो एंगुलर मोमेंटम का क्या फार्मूला हमने पढ़ा अभी? एंगुलर मोमेंटम इज आरसीएम क्रॉस एमवीसीएम इंटू आई ओमेगा। अब ओमेगा का ये डायरेक्शन है तो ओमेगा क्या हो गया? इनवर्ड हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? पहले तो हम लोग आरसीएम क्रॉस एमवीसीएम निकाल लें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेशन। तो सेंटर ऑफ मास हमारा यहां है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया आरसीएम। तो ये इसका अच्छा डायरेक्शन क्या हो जाएगा बताओ? वीसीएम ये हो गया, इनके टेल्स को ज्वाइन कर देंगे तो आर क्रॉस वीसीएम किधर हो गया? इनवर्ड हो गया। आर क्रॉस वीसीएम इनवर्ड हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? आरसीएम एम वीसीएम इंटू साइन थीटा इन इनवर्ड डायरेक्शन, इन इनवर्ड डायरेक्शन। और ओमेगा भी इनवर्ड है तो आई ओमेगा भी इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2/5 ma² ओमेगा। अच्छा, ये आरसीएम इंटू साइन थीटा क्या होगा? ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो आरसीएम इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? दिस ए, नहीं? तो आरसीएम इंटू साइन थीटा हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा? देखो आई ओमेगा और आर क्रॉस एमवीसीएम का डायरेक्शन सेम है, दोनों ही इनवर्ड है। ओमेगा भी देखो इनवर्ड है, ओमेगा डायरेक्शन फिंगर्स को इनवर्ड आ रहा है, और आरसीएम क्रॉस वीसीएम भी इनवर्ड है, दोनों इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो उनके मैग्नीट्यूड्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनके मैग्नीट्यूड ऐड किए जा सकते हैं। और ये ओमेगा चूंकि ये रोल कर रहा है, ओमेगा आपका वीसीएम अपॉन ए हो जाएगा, ए रेडियस है। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी so this is going to be simply, ठीक है,
यानी कभी भी आपको किसी भी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो पहले आप निकालिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेशन r क्रॉस mvcm, उसके आप निकालो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशन, आप एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पासिंग है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, दैट विल बी कॉल्ड ICM इनटू ओमेगा, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से हम लोग एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एंगुलर मोमेंटम किसी भी रिजिड बॉडी का विच इज अंडरगोइंग ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको जो है कोई रिजिड बॉडी दिया हुआ है और उसमें कुछ इस टाइप का हो सकता है, रिजिड बॉडी है और ये किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, वो एक्सिस जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, मान लो ये O पॉइंट है और ये एक्सिस है, ठीक है, और इसके अबाउट ये प्योर रोटेशन हो रहा है, इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट इट इज अंडरगोइंग ए प्योर रोटेशन। सपोज करो कि मतलब ये बॉडी है, ठीक है, इसको हटा दो, ऐसे ले लो, ये आपका बॉडी है, ठीक है, और ये आपका सपोज करो सेंटर ऑफ मास है और ये पॉइंट O है और इसके अबाउट एक एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस, और इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी जो है इज अंडरगोइंग प्योर रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, जैसे रॉड कोई ले लिया हमने, ठीक है, और ये रॉड जो है इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे केस में आप दो अप्रोच फॉलो कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली यहां निकालो कि इस एक्सिस का अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इस एक्सिस का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे, आप एक dm एलिमेंट ले लोगे मास का, और यहां से आप मान लो r दूरी है, ठीक है, और ये ओमेगा है, तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो कि dl क्या होगा, dl वुड बी सिंपली r क्रॉस, अच्छा ये ओमेगा से प्योर रोटेशन हो रहा है इस बॉडी के अंदर, ये बॉडी जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इट इज अंडरगोइंग प्योर रोटेशन, तो जितने भी मास एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एक सर्कुलर मोशन से एग्जीक्यूट करेंगे, सारे के सारे एक सर्कुलर मोशन से एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो उस केस में इसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी वुड बी टेंजेंशियल टू द, ऑफ कोर्स वेलोसिटी जो है वो इस r के परपेंडिकुलर हो जाएगा, सर्कुलर मोशन आपको पता है कि वेलोसिटी जो होता है टेंजेंशियल होता है, तो ये r क्रॉस p क्या हो जाएगा, r क्रॉस p is simply r इंटू dm इंटू v, और एंगल 90 डिग्री है ना r का, और v का एंगल 90 डिग्री है, सर्कुलर मोशन आपको पता है ना, सर्कुलर मोशन वेलोसिटी ये होता है और r आपका ऐसे होता है, तो उस केस में r क्रॉस p इज गोइंग टू बी r इंटू p, अब dm मास का ले रहे हैं तो dm इंटू v हो जाएगा, ठीक है, अब v क्या होगा, v जो हो जाएगा आपका वो ओमेगा इंटू r हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका r स्क्वायर dm इंटू ओमेगा, ठीक, और डायरेक्शन क्या होगा dl का, r क्रॉस p, ओमेगा के डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब ये p है या r है, तो ये r और p के टेल को ज्वाइन कर दो तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग r एंड p, मींस इट इज अलोंग ओमेगा डायरेक्शन, तो आप कह सकते हो कि dl इज r square dm into omega, or we can say L is और ये क्या है, this is nothing but the moment of inertia about this axis passing through O, IO into omega, IO क्या है, where IO is moment of inertia of rigid body about an axis passing through O, ऐसे लिख सकते हो, ठीक। अच्छा ये IO होगा कितना, हम लोग पैरेलल एक्सिस से लगा सकते हैं,
मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो IO विल बी सिंपली ICM plus MD square, where D is going to be D is going to be the distance between the axis passing through O and parallel axis passing through center of mass. Parallel axis passing through the center of mass. So in a way I can say L is ICM plus MD square into ओमेगा। ठीक, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप कहोगे कि इतने सारे फार्मूले क्यों हैं, ये क्यों नहीं लगा सकते, ये क्यों नहीं लगा सकते? तो आप ये भी लगा सकते हो, आप ये भी लगा सकते हो। देखो कैसे, आपको बताते हैं। जैसे यही सवाल को हम चाहें तो जो अभी फार्मूला डिराइव किए हैं उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ये मान लो O है, इस एक्सिस ये मान लो O है और ये मान लो सेंटर ऑफ मास है। अब इस एक्सिस के अबाउट ये मान लो इस एक्सिस के अबाउट ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है। हमारा फार्मूला क्या डिराइव किया हम लोग? L इज R क्रॉस MVCM। ठीक, कर सकते हैं इसके थ्रू भी। आप देखो ये पॉइंट O ले लिया हमने। जब भी हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं, R क्या होता है? R इज ए वेक्टर फ्रॉम point about which L is to be found to the center of mass। यहां पे हमें एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो ऑफ कोर्स हम लोग O को पॉइंट लेंगे, O के अबाउट एक तरह से निकालना है। ठीक है, अब O से हम एक वेक्टर ड्रा करें तो ये हो जाएगा से D वेक्टर। D is the distance between axis passing through O and axis passing through center of mass। अब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा होगा? क्योंकि ये प्योर रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट हो रहा है, तो एक तरह से सेंटर ऑफ मास जो है एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा D रेडियस का। ठीक है, और इसका वेलोसिटी क्या होगा? ओमेगा इंटू डी। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? D इंटू मास इंटू ओमेगा इंटू डी। अच्छा, ये D वेक्टर और जो V वेक्टर विच इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी, ये आपस में परपेंडिकुलर, सर्कुलर मोशन में रेडियस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो साइन 90 हो जाएगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? D क्रॉस MV, R क्रॉस R आपका ये हो गया ना एक तरह से R वेक्टर। अब MV उधर हो गया तो R क्रॉस MV किधर होगा? ओमेगा के डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये वाला जो टर्म आ जाएगा ये हो जाएगा M ओमेगा डी स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका ICM। ये तो यही रहेगा, ICM इज द ICM मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा चाहे O के अबाउट हो या सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो, ओमेगा सेम रहता है। कोई भी रिजिड बॉडी जिसके अंदर जो है आपका रोटेशन और फिक्स एक्सिस हो रहा है, तो आप अगर मान लो 2 पॉइंट लेते हो O और O डैश, तो ओमेगा अबाउट O इज सेम एज ओमेगा अबाउट O डैश। ये याद भी रखिए, इसको हम प्रूफ कर देंगे, किसी वीडियो बना देंगे उसे प्रूफ कर देंगे। तो आप देखो पीछे भी आपका यही आया था, MD स्क्वायर, नहीं यही टर्म आया था आपका यही टर्म आया था। ठीक है, इस तरह से ही आप देखो पीछे सेम आया ये। ठीक है, तो ये फार्मूला आप हर जगह यूज कर सकते हो, हर जगह यूज कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि प्योर रोटेशन किसी एक्सिस के अबाउट हो रहा होता है और उस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पता होता है, तो सिंपली हम लोग कर देते हैं, जैसे रॉड है आपका और इस एक्सिस के अबाउट मान लो रॉड
रोटेट कर रहा है, प्योर रोटेशन हो रहा है। तो हम लोग को चूंकि इसके अबाउट पता होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम सिंपली क्या कर देते हैं, ml²/3 ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द एंड पॉइंट इनटू ओमेगा। ठीक, इस तरह से हम लोग एल निकाल लेते हैं। हम लोग चाहें तो ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखो, आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो मिड पॉइंट है, एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। अब सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा तो r क्रॉस mvcm क्या हो जाएगा, r इज सिंपली l/2 और m vcm क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू l/2। ठीक है, और ICM ओमेगा क्या हो जाएगा, 1/12 ml² ओमेगा। अब ओमेगा इस एक्सिस के अबाउट लो या इस एक्सिस के अबाउट लो, ओमेगा इज गोइंग टू बी सेम। ओमेगा जो है रिजिड बॉडी, कोई रिजिड बॉडी है जिसके अंदर प्योर रोटेशन हो रहा है किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो ओमेगा चाहे इस एक्सिस के अबाउट लो या ओमेगा चाहे इस एक्सिस के अबाउट लो, ओमेगा नहीं बदलेगा। ठीक है, ये एक बार कहीं किसी वीडियो में ना आपको हम बता भी देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये एंगुलर मोमेंटम है, l' कर देते हैं इसको, l यहाँ यूज कर रहे हैं। सो दिस वुड बी इक्वल टू ml²/4 ओमेगा प्लस 1/, ये हो जाएगा ठीक। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, मतलब ये फार्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन हर जगह फार्मूले पर नहीं कूद पड़ना है। कई बार जैसे आपको कोई रिजिड बॉडी दिया हुआ है और किसी फिक्स एक्सिस को और प्योर रोटेशन हो रहा है, और उस फिक्स एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता है तो आप सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा कर देंगे। ठीक है, आप सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फिक्स एक्सिस है जिसके बाद प्योर रोटेशन हो रहा है इंटू ओमेगा कर देंगे। ठीक है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है तो या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, या चाहो तो ये फार्मूला यूज कर लो, चाहो तो ये फार्मूला यूज कर लो। ठीक है, ओके ओके। अब देखिए, नेक्स्ट थिंग इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब किसी भी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है, व्हेन द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। कोई रिजिड बॉडी दिया हुआ है, इसका एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा। देखो, अगर पॉइंट वो है जिसके बाद हम लोग एंगुलर मोमेंटम का बात कर रहे हैं, देखिए अगर न्यूटन सेकेंड लॉ लिखते हैं, आप ट्रांसलेशन के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ कैसे लिखते थे, आप ऐसे लिखते थे dp/dt इक्वल्स टू, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ट्रांसलेशन के लिए, सॉरी रोटेशन के लिए यही न्यूटन सेकेंड लॉ जो आ जाएगा वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, dl/dt इक्वल्स टू टॉ। कहने का मतलब ये है where L is angular momentum of rigid body about certain point O, and tau is torque acting on rigid body about same point O। ठीक, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होगा, इफ द टॉर्क acting on rigid body about certain point O is 0. In that case, your dl/dt will be 0, and that means L is conserved about the same point O। L जो है जिस पॉइंट के बाद टॉर्क 0 है उस पॉइंट के बाद L जो है कंजर्व रहेगा, उस पॉइंट के बाद L जो है कंजर्व हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आ रहा है आपको। ठीक है,
तो अभी यही रुक जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे। विल डू क्वेश्चंस ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इंपॉर्टेंट है एंगुलर मोमेंटम टॉपिक, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें लोगों को थोड़ा दिक्कत भी आता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं होता है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यही रुक जाते हैं, ठीक है। If you are liking these videos, you can subscribe to my channel and you can also download the app, T with the Learning app. Okay, thank you very much.